विषय इतिहास। आज हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों पढ़ा कि कोयले के उत्पादन में जो है वो 10 गुना वृद्धि है। 10 गुना क्यों है? कोयले की डिमांड क्यों बढ़ी? कि वो फैक्ट्रीज को फीड करना होता था प्रोडक्शन के लिए, तो कोयला जो है वो पावर प्रोड्यूस करता था। 10 गुना जो है उसकी बढ़ गई। लोहे के उत्पादन में 37% जो है वो वृद्धि बढ़ गई। तो इस तरीके से जो है वो हर चीज की डिमांड जो है वो बढ़ती गई और इससे जो है वो व्यापारिक वर्ग जो है वो अधिक संपन्न हुआ। राष्ट्रों के अंदर पूंजी भी आई, आर्थिक जो है वो इससे संपन्नता तो आई, लेकिन जो है वो इससे मुख्य तौर पर पूंजीपति या मध्य वर्ग को इससे फायदा हुआ। आर्थिक परिणाम के साथ साथ अगर हम सामाजिक परिणाम में देखें तो समाज पर, चूंकि कोई भी राष्ट्र जो है वो कंपोनेंट उसके सारे होते हैं। अगर हम इसको औद्योगिक क्रांति को देखें तो हम सिर्फ उसको आर्थिक दृष्टि से नहीं देख सकते, उसका समाज में भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरीके से समाज पर जो है वो इस क्रांति का भी प्रभाव पड़ा, या हम ये कहें कि दूरगामी परिणाम हुआ। फंडामेंटल जो सोशल सिस्टम था उसके अंदर चेंजेस आ गए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से जो है वो रातों रात ही परिवर्तन हुआ कि मनुष्य के अंदर जो सीमित क्षमता थी और उसके बाद कारखानों की असीमित क्षमता, तो इससे जो है समाज के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन हुआ, जिसका कि सबसे पहला उदाहरण है मध्यम वर्ग का उदय। अब तक सामंतवादी व्यवस्था में इसमें समाज के अंदर जनरली 2 ही लोग थे, एक तो जो संपन्न वर्ग था, सामंती वर्ग था, दूसरा वो था जो कि गरीब वर्ग का था, मजदूर और कृषि वर्ग थे। ये सदियों से ये चलता रहा था, इसके अंदर मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, ना कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश थी, क्योंकि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जमीन थी, वो कुछ लोगों के पास थी और बाकी लोग उसमें काम करते और उनके पास सारा अधिकार था, मजदूर वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इससे क्या हुआ कि मध्यम वर्ग जो है विकसित हुआ। जो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूंजी और व्यवसायिक बुद्धि, बिजनेस एक्यूमेन। पूंजी के साथ साथ व्यापार करने की मानसिकता भी होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के पास पैसा था लेकिन व्यापारिक बुद्धि नहीं थी। तो मध्यम वर्ग एक ऐसा था जिसके पास पूंजी भी थी और व्यापारिक बुद्धि भी थी, बिजनेस एक्यूमेन भी था। तो उसने जो है वो उसका फायदा उठाया और जो है वो उद्योग कारखाने किए। तो इससे ये हुआ कि एक अब जो मध्यम वर्ग था वो शक्तिशाली होने लगा, क्योंकि उसके पास पैसा भी आ गया, उद्योग हो गया, उसके साथ साथ जो है वो उसके राजनीतिक अधिकार भी धीरे धीरे आने लगे। क्योंकि जब किसी वर्ग के पास अत्यधिक पैसा या संपन्नता आती है तो समाज में उसका जो है वो स्थान भी जो है वो बढ़ता है। तो एक जो सबसे बड़ा परिणाम, सामाजिक परिणाम इसका हुआ कि एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। अगर हम आज भी देखें तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज नहीं है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहां पर अभी भी गरीबी बहुत है। एक इलीट क्लास है और उसके साथ साथ एक गरीब तबका है। तो ये जो है मध्यम वर्ग औद्योगिक क्रांति की देन है। फिर इसका दूसरा परिणाम जो है वो श्रमिकों की दयनीय स्थिति। अब इसमें जो श्रमिक हुए उसमें क्या हुआ? श्रमिकों को अब प्रारंभ में जो है वो श्रमिक थे कौन थे? जिनकी कुटीर उद्योग जब बंद हो गए, जो लोकल लेवल पर प्रोडक्शन था वो बंद हो गया, तो वो बेरोजगार हो गए। प्लस जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास खेती करने का नहीं था, वो जो है वो लोग बेरोजगार हो गए, तो वो भी जो है इसमें आ गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि श्रमिक जो है बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज में आकर काम करते हैं। अब फैक्ट्री में ज्यादातर फैक्ट्री मालिकों का उद्देश्य होता था कि प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा हो, जिससे कि मुनाफा अधिक से अधिक कमाया जाए। अब ऐसे में
मजदूरों को वो बहुत अधिक पैसा नहीं देते थे, काम बहुत घंटे तक कराते थे, उनको रखते बहुत दयनीय स्थिति में, छोटी छोटी कोठरियां होती थी जिसमें न लाइट होती थी न हवा होती थी, तो ऐसे में वो मजदूर रहते थे। उनको खाने पीने के लिए भी जो है वो पूर्ण नहीं, अच्छा खाना नहीं मिलता था, उसको छुट्टियां नहीं मिलती थी, 12-12 घंटों से काम कराया जाता था, और वो संगठित नहीं थे तो वो इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। कोई अगर व्यक्ति करता था तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल लेबर था उसकी स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक सामाजिक परिणाम और ये था कि संयुक्त परिवार जो है वो छिन्न हो गया। पहले जब औद्योगिकरण नहीं था, स्थानीय लोग रहते थे और वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, तो कोई भी दिक्कत होती थी तो उनके पास फैमिली का सपोर्ट था। लेकिन अब क्या हुआ, नौकरी की खोज में जो है ये लोग फैक्ट्रीज में आकर बसने लगे। फैक्ट्रीज में आकर बसे तो यहाँ पर जो है वो नेचुरली कमाने के लिए फैक्ट्री में आए, बहुत घंटे काम करते, छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो वो अपने परिवार से अलग थलग होते गए और धीरे धीरे कर एक न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम डेवलप हो गया, जहां की मजदूर अपने परिवार से कटकर रहता था और ज्यादा से ज्यादा उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ रहते थे। तो जो फैमिली सपोर्ट था वो मजदूरों को धीरे धीरे खत्म होने लगा और न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रचलन जो है वो विकसित हुआ। एक सामाजिक और इसका परिणाम या हम ये कहेंगे दुष्परिणाम कि इसमें जन स्वास्थ्य की समस्याएं होने लगी। अब उस समय अब तो मनुष्य को समझ में आ गया है कि औद्योगिकरण से जो है वो क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है, किस तरह से प्रदूषण खराब होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या असर है। प्रारंभ में जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उद्योग जो है बड़े बड़े लगाए गए, उससे जो धुआं, उससे जो वेस्ट मैटर होता था। अगर हम एयर पोल्यूशन देखें तो स्मोक होती थी, जलाते थे जो फ्यूल जलता था, प्लस जो केमिकल या बाय प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज के होते थे वो पॉइजनस होते थे। तो ये इनको ढंग से जो है वो इनका निस्तारण नहीं किया जाता था। फिर जो मजदूर गांव बड़े बड़े शहरों में आते थे उनका क्या होता था, वो बड़े शहरों में आते थे तो उनको रहने के लिए फैक्ट्री में के आसपास जो है वो मकान या कमरे दिए जाते थे। वो एक एक कमरे होते थे, वेंटिलेटेड नहीं होते थे, हवा लाइट नहीं होती थी, पानी उनको पीने का जो है वो अच्छा नहीं होता था, पॉल्यूटेड गंदा पानी उनको मिलता था, टॉयलेट्स नहीं थे, खुले लोग टॉयलेट जाते थे और वहीं पर वो रहते थे। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि जन स्वास्थ्य की भारी समस्याएं होने लगी, बीमारियां जो है वो बढ़ गई और मेडिकल सुविधाएं जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं थी। तो एक तरह से जो है वो पहले का जो ग्रामीण जीवन था वो भले औद्योगिकरण नहीं था लेकिन वो स्वस्थ था और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है वो लोगों के लिए जन स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो हुई। इसके साथ साथ जुड़ी हुई गंदी बस्तियों की समस्या हो गई। अब इसमें जो है फैक्ट्रियों के आसपास छोटे छोटे से मकान बन गए, उसमें जो है वो खिड़कियां नहीं होती थी, दरवाजे नहीं होते थे, मेडिकल जो है हॉस्पिटल्स या सुविधाएं जो है नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा की जो है वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ही उद्देश्य होता था, वो ज्यादातर ये होता था कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। उनका ध्यान जो है वो श्रमिकों की या मजदूरों की स्थिति या उसको सुधारने में नहीं जाता था, वो उसको अपनी समस्या जो है वो नहीं मानते थे। उनके अनुसार जो है वो मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण का अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता था। इस कारण से जो है ऐसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई। फिर इसके साथ हम राजनीतिक जो है प्रभाव भी देखें, क्योंकि जहां पर आर्थिक और सामाजिक दूरगामी परिणाम होते हैं तो वहां नेचुरली राजनीतिक जो है वो प्रभाव भी होता है। पर इसका एक राजनीतिक प्रभाव ये हुआ कि इसमें एक राजनीतिक सुदृढ़ता आ गई, क्योंकि राजनीतिक सुदृढ़ता इसलिए आई कि बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए शांति और स्थायित्व की आवश्यकता है। जो राष्ट्र राजनीतिक रूप से इमेच्योर है या जहां पर जो है वो युद्ध या झगड़े की स्थिति है, वहां पर बिजनेस
प्रॉस्पर नहीं कर सकता। तो ये उद्योगपतियों के हित में था कि राष्ट्र जो है वो सुदृढ़ रहे, और एक तो उनके हितों की रक्षा करे, दूसरा कच्चा माल ला दे, प्लस कच्चे माल निर्मित माल को बेचने के लिए उनकी मदद करे। तो ये एक तरह से हमें कह सकते हैं कि राजनीतिक सुदृढ़ता जो है वो आवश्यक हो गई, क्योंकि जो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र था वो ही अपने उद्योगों को बढ़ावा दे सका। जैसे हम देखते हैं इंग्लैंड है या फ्रांस है या पोर्चुगल है, तो जहां पर राजनीतिक स्थिरता थी वहां पर जो है वो उद्योग का विकास हुआ। फिर एक और राजनीतिक इसका स्पष्ट परिणाम था कि औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। अब एक होड़ सी लग गई थी जो विकसित राष्ट्र थे, जो व्यापार करते थे, जिसमें कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, पोर्चुगल है, स्पेन है। ये सारे राष्ट्र ऐसे थे जो कि उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और उनको उपनिवेशों की आवश्यकता थी। कच्चा माल चाहिए, निर्मित माल बेचना है। अब आपके राष्ट्र में तो एक लिमिट है वस्तु की, कच्चा माल वैसे ही यूरोप में कम होता था, तो उस कच्चे माल की जरूरतों की पूर्ति करना और निर्मित माल को बेचना। तो ऐसे में क्या, ऐसे में ये हुआ कि भाई यूरोप के देशों ने शुरू किया कि एशिया और अफ्रीका के जो कम विकसित देश हैं उन पर आधिपत्य स्थापित किया जाए, क्योंकि आधिपत्य नहीं स्थापित करने में तो अगर फेयर तरीके से ट्रेड जो है वो मुनाफे का नहीं हो सकता। तो उपनिवेश स्थापित करो, उनके कच्चे माल को लो, उनके खुद के औद्योगिकरण को बर्बाद कर दो और खुद के निर्मित माल को उन देशों में बेचो। तो ये औद्योगिक प्रतिस्पर्धा जो है वो मिली, और इसको हम इसी का नाम साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म कहा गया है, जो कि ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश जो है वो ढूंढे, उनके अपना आधिपत्य स्थापित करें और अपने उद्योग धंधे को जो है वो फायदा पहुंचाए। तो ये एक औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन या साम्राज्यवाद का विस्तार जो हुआ था उसके लिए सीधा सीधा औद्योगिकरण जिम्मेवार था। अब इससे जुड़ा हुआ एक और परिणाम था कि विदेश नीतियों में परिवर्तन आ गया। अब तक यूरोप के अंदर जो जनरली जो युद्ध होते थे या राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं होती थी वो धर्म के नाम पर होती। अब जो है वो धर्म को छोड़कर जो धर्म अब गौण हो गया, पीछे चला गया। अब उनके स्थान पर जो है वो विदेश नीतियां किस दृष्टि से बनाई जाने लगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो राष्ट्र और उसके उद्योगों को फायदा हो सके। उपनिवेशिक दृष्टि से जो नीतियां बनती थी वो इसलिए बनती थी, 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में जो भी नीतियां बनी वो इसी उद्देश्य से बनी कि कैसे जो है वो नए नए उपनिवेश स्थापित किए जाएं और इंग्लैंड की जो फैक्ट्रियां हैं उनका जो बचा हुआ माल है वो वहां पर डाला जा सके। तो अब विदेश नीति जो है वो धर्म का जो धुरी थी वो अब हट गई और धर्म के बाद जो है अब राष्ट्र हित या औद्योगिक हित जो है वो सर्वोपरि हो गया। एक जो है वो राजनीतिक परिणाम इसका और ये हुआ कि मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। अभी तक मध्यम वर्ग जो है उसके पास पैसा तो था पर उसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। राजनीतिक अधिकार इससे पहले सिर्फ कुलीन और सामंत वर्ग के पास था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के अंदर लोगों के पैसा भी आया, पैसा के साथ साथ संपन्नता भी आई। तो इसके कारण जो है वो जो मिडिल क्लास थी उसको अधिकार दिए गए। हालांकि सबसे पहले अमेरिका ने जो है वो पॉलिटिकल राइट्स मिडिल ईस्ट को दिए थे और उसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिका ने अधिकार दिए, उसके बाद फ्रांस ने और इंग्लैंड ने जो है सबसे पहले 1832 में बाद में उनको अधिकार दिए गए। सबसे पहले अमेरिका ने जो है वो इस मध्यम वर्ग, उसके बाद धीरे धीरे करकर ये मध्यम वर्ग जो है वो शक्तिशाली हो गया, क्योंकि सामंत वर्ग जो है वो उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे गिरती थी। फिर एक और इसका परिणाम जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो श्रमिकों का संघर्ष। उद्योगों में मजदूरों की, श्रमिकों की स्थिति जो है वो बहुत खराब थी।
प्रारंभ में ये होता था कि कोई अगर जो है वो अधिकार की बात करता था तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता, लेकिन धीरे धीरे कर मजदूर जो है वो संगठित होने लगे और उन्होंने जो है वो ट्रेड यूनियन बनाए। पहले तो अनुमति नहीं मिली, लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, संख्या मजदूरों की, श्रमिकों की बहुत अधिक बढ़ गई, तो उनके अंदर यूनिटी आ गई और उन्होंने जो है वो ट्रेड यूनियन बनानी शुरू की। और ट्रेड यूनियन बनाने से जो है वो अधिकारों की बात होने लगी। ट्रेड यूनियन जो है या श्रमिक यूनियन जो है वो श्रमिकों के हितों के लिए संगठित होती और जो है फैक्ट्री या इंडस्ट्री मालिक से जो है वो उनके सुरक्षा की बात कहते थे। फिर एक और इसमें जो हमें सीधा परिणाम दिखाई देता है वो समाजवाद का विकास। समाजवाद का विकास जो है वो सीधा सीधा औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। समाजवाद का विकास का अर्थ है कि समाज में जो समानता की स्थापना करना, और इसमें रॉबर्ट ओवेन का जो है वो बहुत अच्छा काम है। रॉबर्ट ओवेन ने जो है वो जिस तरीके से अपने यहाँ काम किया, श्रमिकों को मुनाफे में हिस्सा दिया, उनके रहने करने का की उचित जो है वो व्यवस्था की, लेकिन उसको एक यूटोपियन सिचुएशन कहकर टाल दिया। लेकिन धीरे धीरे कर ये एक विचारधारा विकसित होने लगी कि चूंकि श्रमिक अपनी मेहनत से, समय और अपनी कठोर मेहनत से उस इंडस्ट्री को चलाता है, अब पूंजी तो मान लिया कि उद्योगपति देता है, लेकिन उसको चलाने का काम श्रमिक करता है, तो वो अपनी दिन के 12-12 घंटे खर्च कर अपनी कड़ी मेहनत से वो प्रोडक्शन करता है, तो उसका भी उसमें अधिकार होना चाहिए। ये सामाजिक जो है विचारधारा विकसित हुई, जिसमें ये कहा गया कि मजदूरों का, श्रमिकों का भी उत्पादन में हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक उत्पादन करने वाले वो श्रमिक और मजदूर हैं। और ये विचारधारा जो है वो आगे चलकर कम्युनिज्म या कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की गई। तो ये कुछ जो है वो औद्योगिक क्रांति से जो है वो मौलिक